हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ मेघना पारेख। और आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आने वाला कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं और उसको 100% फुल प्रूफ एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों के लिए वीट साइंस के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज है ये हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें क्योंकि इसके अंदर 500 एमसीक्यूज हैं। तो 500 एमसीक्यूज हम लोग एक बार में नहीं करवाएंगे, मैं इनको 150 के पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और आने वाले जो हमारे 2 पार्ट्स और होंगे उनको भी पूरा देखना। तो आपका जो वीट साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम से रिलेटेड जो भी आ सकते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर कवर करे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस पूरे वीडियो का। ओके, तो अगर आप लोग आपका एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और इसके आने वाले दोनों पार्ट्स भी देखिएगा। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम लोग ऑलमोस्ट 150 टू 200 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही हमारे चैनल पे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है या फिर इस वीडियो के जो आने वाले 2 पार्ट्स हैं उनका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। Elan benghaensis bearing short-lived blue colored flower is called। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोकॉट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। द मोस्ट सिस्टमेटिक मेथड फॉर क्लासिफाइंग वीड्स इज बेस्ड ऑन। अब जो वीड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसका बेसिक मेथड कौन सा होता है, तो वो होते हैं हमारे फाइलोजेनेटिक्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपल पेरिनियल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय। तो इसको क्या बोलते हैं, सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं जो हमारे प्रीएनियल्स वाले जो ट्रीज होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द फर्स्ट प्रोमिनेंट इंस्टेंस ऑफ बायोकेमिकल मिमिक्री बेस्ड क्रॉप एसोसिएटेड वीड अंडर इंडियन प्रोस्पेक्टिव इज। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलारिस माइनर इन वीट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ वीड विद अ ट्रैवलिंग स्टेम। तो ये कौन सा वीड होता है, ये होता है हमारा कॉन्वोल्वस अर्वेनेसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ वीड विद अ बलून स्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव डिसेमिनेशन। तो ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा फाइलस मिनिमा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ वीड हैविंग स्पाइन्स एज अडेप्टेशंस दैट रिपेल ग्रेजिंग। तो ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा सोलेनम ज़ेंथोकार्पस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इचिंग एंड इन्फ्लामेशन। तो कौन कॉज करता है इचिंग और इन्फ्लामेशन, तो ये होता है हमारा उर्टिका स्पीशीज में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कल्टीवेशन ऑफ वाटर चेस्टनट दैट इज ट्रैपा, या फिर जिसको आप लोग सिंघाड़ा बोलते हैं, ठीक है, वो इज बैंड इन इंडिया ड्यू टू। अभी किसकी वजह से बंद कर दिया गया है हम लोग ये वाटर चेस्टनट की जो खेती है उसकी, क्योंकि इसकी वजह से बंद कर दी गई है हमारे ऑप्शन नंबर बी की वजह से, यानी इकोर्निया की वजह से। क्लियर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इकोर्निया क्रेस्पेसिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। अब ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये हमारे फ्री फ्लोटिंग का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इसकी वजह से ही हम लोग हमारे जो ट्रैपा या फिर सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं उसकी खेती नहीं कर पाते इंडिया के अंदर। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। द पार्शियल रूट पैरासाइट इज। अब रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है, कस्कूटा है या फिर लॉगरेंथस है या फिर स्ट्रिंगेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रिंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ वीड विद अ फनल शेप्ड कोरोला। अब कौन सा होता है फनल शेप्ड कोरोला वाला, तो ये होता है हमारा
कॉन्वोल्सिस एरवेनेसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ सीडजन विद राइजोम, तो राइजोम के साथ में कौन सा होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइप्रस रोटेंडस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अ लो लैंड राइस सीड इज, अब लो लैंड राइस कौन सा होता है, तो इसके अंदर ये जितने एग्जांपल्स हैं ये हमारे ऑल ऑफ द अबव जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ऊपर जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी हमारी लो लैंड राइस के अंदर ही आती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। The condition influences directly plant ability in exploring resources is, तो ये कौन सी होती है हमारी, ये होती है हमारी सॉइल डेंसिटी। ओके, यानी जो सॉइल डेंसिटी है वो हमारी डायरेक्टली प्लांट की एबिलिटी जो होती है रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की, उसको इन्फ्लुएंस करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। हैंस स्मॉलिश इज एसोसिएटेड विद, अब किसके साथ में एसोसिएटेड है, तो ये हमारे एलिलोपैथी जो होती है इसके साथ में रिलेटेड है हैंस स्मॉलिश। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द नेचुरल प्रोडक्ट एक्सप्लोर्ड एज कमर्शियल हर्बिसाइड, तो इसके अंदर ये हमारे ऑल ऑफ द अबव एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो गल्फोसाइनेट्स है या फिर डीकैम्बा है या फिर सिनमेथिलिन्स है, तो ये सारे हमारे कमर्शियलाइज्ड हर्बिसाइड्स है। ओके, वैसे तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये एक तरीके से कमर्शियल हर्बिसाइड की जैसे एक्सप्लोर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। मैन एसोसिएटेड विद हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इज, तो ये हॉर्स होइंग हस्बेंड्री से कौन रिलेटेड है, तो इसके साथ में रिलेटेड है हमारे जैथरो टल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। ड्राई लैंड वीड्स यूजुअली हैव, अब ड्राई लैंड मतलब जो सूखे एरिया होते हैं वहां पे जो वीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो ये ऑल ऑफ द अबव एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां एरिया जो है वो ड्राई है, यानी सूखा एरिया है, तो इनके जो रूट होती है वो डीप होती है, क्योंकि पानी के लिए इनको डीप जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में ये हेयरीनेस होती है इनके अंदर। ठीक है, और साथ साथ में इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, म्यूसिलिजिनियस होता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा गमी स्टेम होता है इनका। ठीक है, ताकि जो वाटर होता है ना, ये लोग क्या करते हैं उसको वाटर को ऐसे थोड़ा जेल फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं ताकि ड्राइनेस ज्यादा नहीं हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ वीड पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, अब कौन सा ऐसा वीड है जो कि पॉइजनस है एनिमल के लिए भी और साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ड्यूटल मेटल। ओके, क्लियर, ड्यूट्रा मेटल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। सक्सेसफुल वीड मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, अब वीड मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है, नॉलेज ऑन वीड बायोलॉजी पे, ऑब्वियस है। सर्वे ऑन द नेचर ऑफ वीड प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है एकदम। होल फार्मिंग प्लानिंग, इस पे भी करेक्ट है। ठीक है, और साथ साथ में रिमूवल ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग, इनके लिए भी एकदम करेक्ट है। तो अगर आपको सक्सेसफुल वीड मैनेजमेंट सीखना है तो इसके लिए आपको ये चार ही चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ सिस्टम अप्रोच बेस्ड ऑन होल लैंड यूज प्लानिंग, तो वीड एरेडिकेशन, वीड कंट्रोल, वीड प्रिवेंशन, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए जिसके अंदर हम लोग पूरा लैंड का यूज देख सकें। ठीक है, तो उसमें हम लोग सिर्फ वीड की ही स्टडी नहीं करते, उसका हमें पूरी लैंड यूज का काम देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी नन ऑफ द अबव। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमें पूरी लैंड का काम में देखना है, ना सिर्फ वीड के इरेडिकेशन का या फिर उसके प्रिवेंशन या कंट्रोल का देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। वीड कंट्रोल एम्स टू पुटिंग डाउन वीड इन्फेस्टेशन, तो कौन सा है उसका, तो ये है हमारा ए, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। इरेडिकेशन इज पॉसिबल इन फॉलोइंग वीड सिचुएशन, तो कौन सी पॉसिबल सिचुएशन होती है वीड की जिसके अंदर हम लोग इरेडिकेशन कर सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं। इरेडिकेशन का मतलब होता है उसको वहां से हटाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेंटाना। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एन एजोला इज यूज फॉर वीड कंट्रोल इन, अब कहां पर काम में लेते हैं हम लोग ये एन एजोला का काम कहां पे लेते हैं वीड कंट्रोल की जैसे, तो राइस के अंदर हम लोग काम में लेते हैं एजोला का। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। अजोला पिन्नेट इज, अब अजोला जो है वो है क्या, अजोला पाइनेट जो है वो क्या है, वो एक तरीके का फर्न है। ओके, ये एल्गी नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है और जिम्नोस्पर्म भी नहीं है। ओके, इट्स अ फर्न। क्लियर,
जब आप लोगों ने प्लांटी किंगडम पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर आते हैं हमारे फर्न्स और मॉथ्स और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्लांट के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पता है, तो उसके अंदर आप लोग को बहुत क्लियर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। स्प्रूडिंग इन्वॉल्विंग हैंड वीडिंग, होइंग, एडिंग बाय अ शार्प एज सिकल इज मोस्ट कॉमन इन। अब हम लोग किसके अंदर काम में लेते हैं ये एज, ऐसा देखो सिकल शेप जो होती है वो ये होती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा औजार होता है ना, वो हम लोग किस चीज की कटाई के अंदर या फिर वीडिंग को हटाने के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग इस शेप से याद रखोगे, ये हमारा सिकल शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे राइस के जो भी बीज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हाथ से कटाई करते हैं उसके अंदर हम लोग हमारे बीज की, ओके। तो राइस के वहां पे काम आता है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। ब्रीडिंग इज मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग। अब ब्रीडिंग जो है वो कहाँ पर हम लोग ज्यादा करते हैं, वो हम लोग जहाँ पे भी हमारे एक्वेटिक वीड्स जितने भी होते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग ब्रीडिंग मेथड जो है वो ज्यादा काम में लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग हटा सके वहां से वीड्स को, क्लियर। आई होप गाइज आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए रेगुलर लेसन्स प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इनकी विद एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ अगर चाहिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। हमने पिछले साल के जितने भी पिछले साल पेपर जो हुए थे, उसमें हम लोगों ने हमारे चैनल से 3 सिलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं आप लोग का सीसीआई के अंदर, तो आप लोग ये वीडियोस को पूरा देखना, और साथ साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और जहाँ पे हम लोग आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, और सारी जो नॉलेज है आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्लियर। चलो अब वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। फ्लडिंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल। अब किसके अंदर काम आती है, तो ये आती है हमारा एवाना लुडोविसेना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। बायो एजेंट्स फॉर कंट्रोलिंग पार्थिनियम हिस्टोट्रोफोरस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा बायो एजेंट काम में लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा, ठीक है। ये हम लोग एक बायो एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, जो कि कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। द फर्स्ट रूल ऑफ वीड प्रिवेंशन। अब सबसे पहला रूल कौन सा होता है वीड प्रिवेंट करने के लिए, तो इसके लिए अंदर आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लीन सीड, ओके। यानी आपका जो सीड है वो हर तरीके से एकदम क्लीन हो जाए, उसके साथ में कोई भी अडल्ट्रेटेड सीड नहीं आना चाहिए, जिससे कि आपका वीड उसके साथ में ग्रो हो जाए, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, ये बेसिक रूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब कंपेनियन क्रॉप। अब कंपेनियन क्रॉप क्या है, तो ये जो है हमारे ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका हेयरी वेज या फिर विंटर राई या फिर काउपीज है, ये सारे हमारे कंपेनियन क्रॉप के जैसे काम आते हैं, ओके। कंपेनियन क्रॉप होती है यानी जो साथ साथ ग्रो होती है, ओके। कंपेनियन का मतलब जो आपके साथ में रहता हो, ओके, आपका सहभागी सॉर्ट ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। फार्मिंग प्रैक्टिस इन्फ्लुएंसिंग वीड फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी। तो अब इसके अंदर कौन सी प्रैक्टिसेस होती है जो कि वीड फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है, तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी आपकी फर्टिलिटी मैनिपुलेशन, आपका क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग, ये सारे मेथड ऐसे हैं जो कि आपकी वीड की डाइवर्सिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। प्रैक्टिसिंग यूजिंग डायरेक्ट रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सन की एनर्जी को काम में लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल सोलराइजेशन, ठीक है। जिसमें हम लोग सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो रेज होती है, उनका डायरेक्ट यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। पोस्ट प्लांट टिलेज हेल्प इन। अब ये किसमें हेल्प करती है, ये मैन्योर की मिक्सिंग में भी हेल्प करती है, ऑब्वियस है। सीड्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प, वीड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, साथ साथ में सॉइल एंड वाटर की कंजर्वेशन में भी हेल्प करती है, ओके, क्लियर। चलो तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। फ्लडिंग
अ वर्ल्ड वाइड क्रॉप हस्बेंड्री मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन, अब किस में काम आता है हमारा फ्लडिंग का क्रॉप हस्बेंड्री मेथड है जो कि वीड्स को कंट्रोल करने में काम आता है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। इंटरकल्चरल विद बुलक्स इन स्टैंडिंग वाटर, तो ये कहां पर काम आता है स्टैंडिंग वाटर गाइस। इसी से अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसी कौन सी खेती होती है जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है और फिर खेती करी जाती है, तो उससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारा राइस की जो खेती होती है उसमें हमेशा हमारे फील्ड्स के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग उसके अंदर प्लांट मतलब जो उसके छोटे छोटे धान होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो, आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। द फर्स्ट केमिकल शोज टू हैव हर्बिसाइडल एक्टिविटी, तो पहला केमिकल ऐसा कौन सा था जो कि हर्बिसाइडल यानी हर्बिसाइड्स को हटाने वाली एक्टिविटी जिसने शो करी थी, तो वो हमारा पहला जो था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी था, दैट इज ब्रूडॉक्स का जो मिक्सचर था उसने सबसे पहले हर्बिसाइडल एक्टिविटी जो थी वो शो करी थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। द हर्बिसाइडल एक्टिविटी ऑफ 2,4-D एट द फर्स्ट टाइम वाज रिपोर्टेड बाय, अब ये 2,4-D जो था जिसकी हर्बिसाइडल एक्टिविटी है वो सबसे पहले किसने रिपोर्ट करी थी, तो वो हमारी रिपोर्ट करी थी ऑप्शन नंबर बी दैट इज जिमरमैन एंड हिचकॉक ने 1942 के अंदर। ओके, काफी कॉमन नेम है। अब देखो आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप लोग और किस तरीके से आपके नोट्स को बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हो। अब देखो जैसे यही वाला क्वेश्चन था आप बीडी साइड्स वाला, ठीक है, तो इसमें से आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। अब आप इन चारों ऑप्शंस को क्या है, अब जैसे यहाँ पहला तो पता चल गया कि भाई फर्स्ट केमिकल कौन सा था कि ये ब्रूडॉक्स मिक्सचर पता चल गया, ठीक है। अब जैसे 2,4-D क्या होता है, पैराक्विंट क्या होता है या फिर 2,4-DB क्या होता है, तो आप क्या करो इन चारों को अपनी नोटबुक में लिखो और इनके आगे ऐसा एरो लगा के और इनका एक्सप्लेनेशन लिख लो कि भाई ये क्या थे और इनके अंदर क्या क्या आया था, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा ना, आपका एक क्वेश्चन के साथ में 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल 2,4-D या फिर पैराक्विंट लिखा हुआ आ जाता है कहीं पर, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि ओके हमने इसके बारे में पढ़ा था तो हम लोग इसका इस रिलेशन के अंदर क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स को और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको आप आगे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये पता चल गया कि 2,4-D की जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करी थी वो ये जिमरमैन एंड हिचकॉक ने करी थी, ठीक है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि भाई हैमर और टर्की ने क्या किया था या नटमैन और ब्लैकमैन ने क्या किया था, तो आप इनके आगे एरो लगा के लिख सकते हो कि भाई इन्होंने क्या बताया था और इन्होंने क्या बताया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके एक क्वेश्चन के साथ में 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग आपके नोट्स को और अच्छे से एनरिच कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। लेटेस्ट हर्बिसाइडल फैमिली कौन सी आई है भाई, तो वो आई है हमारी सल्फोन्यूरिएजेस की। ओके, ये लेटेस्ट हर्बिसाइडल फैमिली आई है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर फिलारिस माइनर इन व्हीट इज अचीव्ड विद, तो ये और कौन सा कर सकता है, तो ये होते हैं हमारे आइसोप्रोटोरॉन्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इफेक्टिव कंट्रोल फॉर फिलारिस माइनर इन व्हीट, अब भाई कौन कंट्रोल करता है इसको, तो ये कंट्रोल करता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दैट इज क्लोडेनेफोल प्रोपाइलगाइल। सॉरी गाइस, ये थोड़े थोड़े से क्या टिपिकल प्रोनाउंसिएशंस है, तो हो सकता है इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। बाकी आप लोग एक बार याद करोगे या 2-3 बार प्रोनाउंस करोगे तो इससे ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट, अब ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे प्रैक्टिस करते हैं एनहांस क्रॉप कंपैटिबिलिटी एबिलिटी, ठीक है, और उसके साथ साथ में डिक्रीज वीड एबिलिटी टू रिड्यूस यील्ड। ओके, तो ये दोनों करते हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए एंड बी बोथ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। द फर्स्ट फेज ऑफ IWM एज पर शैली, ये इनकी पहला फेज क्या होता है हमारा IWM का, तो ये होता है हमारा इन्वेंटराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कौन सा है, तो ये होता है हमारा 2,4-D। ओके, जिसके बारे में ऊपर अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि किसने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिख लोगे ना तो आपको एक ही चीज के बारे में 10 चीजें और पता चल जाएगी, क्लियर।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। अ नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड इज, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा होता है? हमने अभी देखा था पैराक्विंट होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। अ सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड, यानी जो हर्बिसाइड सॉइल पे लगाया जाता है वो कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्यूक्लोरिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। अ नेचुरल अमॉन्ग द फॉलोइंग, अब भाई इसमें से नेचुरल कौन सा है? 2,4-D केमिकल, गैसोसल्फेट केमिकल, पोटेशियम क्लोराइड केमिकल, लेकिन जो इसमें डिवाइन है वो आपका क्या होगा? वो आपका नेचुरल है इसके अंदर से हर्बिसाइड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब माइक्रो हर्बिसाइड, अब माइक्रो हर्बिसाइड कौन सा है इसमें से? तो आपका जो कोलेगो है वो आपका माइक्रो हर्बिसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। एप्लीकेशन ऑफ बायो हर्बिसाइड, अब बायो हर्बिसाइड्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती है? तो इनका एरियल स्प्रे हो सकता है, ठीक है, कट एंड पेस्ट हो सकता है, साथ साथ में सॉइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। ओके, क्लियर? तो आपके ऑल ऑफ द अबव जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। डैम सिस्टम इज सक्सेसफुली प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजाइज्ड इन लिमिटिंग फ्यूचर वीड इन्फेस्टेशन इन, अब भाई किस में हो सकता है? तो आपके जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं ना उनके अंदर ये जो प्रैक्टिस है हमारे डैम सिस्टम है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, जिससे कि ये क्या है, वीड इन्फेस्टेशन फ्यूचर में नहीं होगा। ओके, उस चीज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। फ्लैमिंग एंड स्ट्रीमिंग आर सक्सेसफुल प्रैक्टिसाइज्ड वीड कंट्रोल टूल इन, अब भाई फ्लेमिंग और स्ट्रीमिंग जो है वो कहां पर टूल जो है कहां पर काम में आ गया है? तो आपकी जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहां पर ये सारी ये जो दोनों टेक्निक्स है वो वहां पर काम में ले रहे हैं वो लोग। ठीक है, सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग वहां पे। ओके, अभी अपने यहाँ पे थोड़ा कम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। The practice that directly hit soil weeds seed bank in minimizing future weed in infestation, तो ये क्या है? इसके अंदर हमारे माइक्रोवेव इरेडिएशंस भी आ जाएंगे, सॉइल सोलराइजेशन आ जाएगा, साथ साथ में स्टेल सीड बेड जो है वो भी आ जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अ प्रैक्टिस वेयर 1 or 2 flushes of weed are destroyed before seeding a crop, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेल सीड बेड। ओके, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है यहाँ पे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अ प्रैक्टिस दैट डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व टिलेज, अब भाई ऐसी टेक्निक जिसमें जरूरी नहीं है कि आप टिलेज करो ही, तो वो कौन सी होती है? वो टेक्निक होती है आपकी सॉइल सोलराइजेशन की, जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जिसमें हम लोग सन की एनर्जी को, सन की रेडिएशन को डायरेक्टली हमारी सॉइल के लिए यूज ले रहे हैं। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। सॉइल सोलराइजेशन इंक्रीज सॉइल का टेम्परेचर, अब भाई कितनी डिग्री से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है सॉइल सोलराइजेशन के अंदर? तो वो होती है हमारी 10 से 12 डिग्री। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। द कंडीशन इंटेंसिफाइज द स्प्रेड ऑफ द पेरिनियल प्रोपगेल्स ऑफ वीड आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द टिलेज, अब भाई ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जहां पे इंटेंसिफाई हो जाती है? तो जब आपकी रेनफॉल होती है उसमें ये इंटेंसिफाई हो जाती है। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। विच, क्योंकि ये तो कॉमन है ना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी कोई खेत है, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी वीड्स हो रहे थे लेकिन हमने उनको हटा दिया, ठीक है, लेकिन वहां पे एकदम से बारिश आ गई तो अब उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश तो रह ही जाएंगे ना, जिससे क्या होगा, इनका भाई वापस से वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका इकलौता रीजन क्या होगा? रेनफॉल, क्योंकि ऊपर देखो और क्या क्या रीजन है? हॉट वेदर है, तो अगर हॉट होगा तो वैसे ही ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी वैसे नहीं ग्रो करेगा, हाई विंड तो फिर ग्रो नहीं करेगा, लेकिन रेनफॉल आते ही क्या होगा ना, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा उसको ग्रो करने के लिए वापस से। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा मतलब अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे ना तो अगर आंसर नहीं आता ना तो भी आंसर लगा पाओगे। ठीक है, चलो थोड़ा शांति से दिमाग लगा के फिर क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। विच इज द ऑड वन बेस्ड ऑन मिमिक्री, अब भाई कौन सा ऑड वन है इसके अंदर? तो आपके जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इची ग्रास इन अपलैंड राइस। ओके, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। C4 वीड्स जो है वो क्या होते हैं? C4 वीड कौन सा इसके अंदर से? जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज सोरगम हेलेपेंसिस, तो ये जो है ये आपका C4 वीड के अंदर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। द एनवायरमेंटल फ्रेंडली वीड कंट्रोल मेथड इज। अब भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली पूछ रहा है तो कौन सा हो सकता है, तो हमारे जो भी बायोलॉजिकल है यानी जो सेल्फ ही बायोलॉजी के बेसिस पे ही अगर कोई मरता है तो, ठीक है। केमिकल वाले तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। फिजिकल वाले में हम लोग सारी मशीन्स और हमारे जो हाथों से काटने वाले जितने भी वीड्स होते हैं वो सारा मेथड हमारा जो है वो फिजिकल के अंदर आता है, ठीक है, मशीनरी एंड ऑल। और बायोलॉजिकल के अंदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, क्लियर। चल नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। To devitalize wheat seeds in manure, the composting temperature must be in which of the following range। अब devitalize करना यानी उनको एक तरीके से मार ही देना है। वाइटल का मतलब क्या होता है, जिंदा रखना। devitalize मतलब करना उनको मार देना एक तरीके से, ठीक है। तो उस वक्त उसके लिए कंपोस्टिंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 65 to 90 डिग्री सेल्सियस का, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे। पैराएक्वेंट इज एसोसिएटेड विद इनहिबिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब भाई किसका इनहिबिशन करते हैं, तो वो इनहिबिट करता है आपका पीएसआई का, PS1 का, फोटो सिस्टम 1, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। सिम्टम्स वेयर शूट्स / लीव्स आर ब्लीच्ड व्हाइट आर कॉज्ड ड्यू टू। अब भाई किसकी वजह से हो जाता है कि हमारी जो लीव्स होती है या फिर शूट्स होती है हमारी वो व्हाइट ब्लीच्ड हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी टेम्बोट्राइन 1 की वजह से, टेम्बोट्राइन, ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। हर्बिसाइड्स इनहिबिटिंग एसिटोलेसिटेट synthetase, that is ALS, associated with making of leucine, isoleucine and valine। तो भाई कौन सा काम में आता है, तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सल्फोयूरिएजेस, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोप्रोटीन। अब आइसोप्रोटीन कौन क्या काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, इसका होता है PS2 का इनहिबिशन, यानी फोटोसिस्टम 2 जो होता है उसका इनहिबिशन कर देता है ये, ओके, यानी उसको रोक देता है एक तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। फाउंडेशन ऑफ फिनोमिनल अचीवमेंट इन मॉडर्न केमिकल वीड मैनेजमेंट इज। तो ये कौन से होती है, ये होती है आपकी सेलेक्टिविटी, ओके, फाउंडेशन फिनोमिना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉर्मुलेशन हैज लो लीच एबिलिटी इन सॉइल। तो ये आपके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर लो लीच एबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। एन एंजाइमेटिक बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स मेटाबॉलिज्म, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इन केस ऑफ कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन रेट कैन बी रिड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन। किसमें रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपका जो सिनर्जिस्टिक्स मेथड होते हैं उनके अंदर हम लोग जो है इनकी रेट ऑफ इंटरैक्शन जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। मिक्सचर ऑफ ग्लायोफोसेट विद 2,4-D ऑन फील्ड बाइंड वीड हैज इंटरैक्शन ऑफ द टाइप। तो किस टाइप का इंटरैक्शन होता है इनका टाइप होता है हमारा सिनर्जिस्टिक टाइप होता है, ठीक है, इनका इंटरैक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द ऑड वन अमंग्स द फॉलोइंग। अब एडजुवेंट्स है, एक्टिवेटर्स है, स्प्रे मॉडिफायर्स एंड यूटिलिटी मॉडिफायर्स है। तो जो आपके एडजुवेंट्स है वो यहाँ पर ऑड वन है इन सबके अंदर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द ऑड वन अमंग्स द फॉलोइंग। अब भाई यहाँ पे कौन कौन से हैं, आपके सफेक्टेंट्स हैं, आपके एक्टिवेटर्स हैं, आपके वेटिंग एजेंट्स हैं और आपके फाइटोब्लाइंड ऑयल्स हैं। तो आपके जो एक्टिवेटर्स हैं ना यहाँ पर वो आपके ऑड वन आउट हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 73। फिजिकल रिमूवल या फिर लॉस ऑफ हर्बिसाइड। अब भाई फिजिकल रिमूवल को क्या बोलते हैं, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा फिजिकल रिमूव या फिर लॉस के अंदर आएगा, ओके। नेक्स्ट है, क्योंकि ये सारे तो आपके इंटरनल प्रोसेस हो जाएंगे ना, केमिकल प्रोसेसेस हो जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस है, डीएमिनेशन है, डीएल्कलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। डीएक्टिवेशन ऑफ हर्बिसाइड्स इन द प्लांट सिस्टम। तो डीएक्टिवेशन ऑफ हर्बिसाइड्स कौन कौन सा हो सकता है, कॉन्जुगेशन है, एक्यूमुलेशन है और सिक्रीशन है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ये सारे डीएक्टिवेशन के सिस्टम्स है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक टॉलरेंस टू हर्बिसाइड गल्फोसाइनेट्स इज कन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी जो बार है उससे आप लोग ये बता सकते हो, ठीक है, ट्रांसजेनिक टॉलरेंस हर्बिसाइड्स वाला, ओके।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज स्ट्रिंगा डेंसीफ्लोरा एंड ओरोब्लैंके इजिप्सिटिका आर द वीड्स ऑफ। अब भाई ये किसके वीड्स हैं? तो ये आपके शुगर केन और मस्टर्ड के वीड है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि क्या है कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो नहीं सही से प्रोनाउंस होते हैं, ओके। तो अगर आप लोग को कोई इशू आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, और थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, फिलारिस माइनर has developed resistance to isoplutron in पंजाब एंड हरियाणा इन। अब भाई किससे कर लिया? ये जब वीट का ही है तो इसने वीट से ही करना है रेजिस्टेंस भी, ठीक है ना, ठीक है। चलो कॉमन हो गया, ये तो पिछले 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग फिलारिस माइनर से रिलेटेड, तो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78 पे, विच ऑफ द वीट एक्यूमुलेट्स मोर फॉस्फोरस कंटेंट ओवर 3%। भाई कौन सा वीट होता है ऐसा? तो ये होता है हमारा डिजिटेरिया, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, टू और मोर स्पीशीज को एग्जिस्ट इन अ प्लेस ड्यू टू द रीजन। अब भाई कौन सी दो या दो से ज्यादा स्पीशीज है वो को एग्जिस्ट करती है एक ही प्लेस पे कुछ रीजन की वजह से? तो क्या होता है? डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिफरेंट कॉजेज एंड मोर्टेलिटी, ठीक है, डिफरेंट टाइम डिमांड फॉर ग्रोथ फेस फैक्टर। तो ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, यानी दो स्पीशीज जो है वो एक साथ तभी रह सकती है जब उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग हो, तो फिर उनमें कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। उनकी मोर्टेलिटी जो है उनकी कॉजेज अलग हो, एक जो है वो किसी और चीज से मरता है, एक किसी और चीज से मरता है, ठीक है, तभी तो वो दोनों को एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं, क्लियर। उनकी डिमांड जो है, उनके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो दोनों अलग है। मान लो एक को सोडियम चाहिए, एक को पोटेशियम चाहिए, ठीक है, तो दोनों की डिमांड ही अलग अलग है, तभी तो वो दो जने साथ साथ में रह रहे हैं ना, ठीक है। अगर मान लो दोनों ही ऐसे सोर्स होते हैं जिनको भाई एक ही चीज चाहिए, उनको मान लो चलो सोडियम ही एग्जांपल लेके चल लेते हैं, ठीक है, अगर उन दोनों को ही सोडियम चाहिए तो भाई फिर तो कंपटीशन हो जाएगा ना, फिर तो एक जिएगा और एक मर जाएगा, तब वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच के देखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे, कंजप्टिव यूज ऑफ शिनोपोडियम एल्बम इज। अब कितना इसका कंजप्टिव यूज होता है? तो इसका होता है आपका 550 mm, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इंट्रा, ध्यान से पढ़ना, इंटर इंट्रा काफी कंफ्यूजन होते हैं वर्ड्स में, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। इंट्रा स्पेसिफिकेशन कंपटीशन इज इन बिटवीन। अब देखो इंट्रा स्पेसिफिकेशन है और कंपटीशन है, तो किस चीज के बिटवीन होगा? देखो 2-3 वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा इंटरा, आर ए वाला इंटरा, और एक होता है हमारा इंटर, TER वाला, ठीक है ना। तो इंट्रा का मतलब होता है जब सेल्फ का होता है कुछ, ठीक है, और इंटरा का मतलब होता है दो, ठीक है। एक तो होता है ना इंटर स्कूल, है ना, तो इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज में बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दो अलग अलग जगहों की चीजें हैं। और इंटरा स्कूल यानी स्कूल के अंदर अंदर का ही कंपटीशन है, ठीक है। तो इस चीज से याद रखना, इंटरा मतलब खुद का सेम स्पीशी का, और इंटर यानी दूसरी स्पीशी के साथ में, ठीक है। तो जब इन दो वर्ड का क्लियर करोगे तो आपको इंटरा सिर्फ इस वर्ड पढ़ने से ही समझ आ जाएगा कि भाई सेम वीड स्पीशी जो है उसके अंदर कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और इससे आप बता पाओगे कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे, द प्रोड्यूसर यूजुअली इज मोस्ट कंसर्न अबाउट दी। अब भाई प्रोड्यूसर किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होता है? उसके इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव थ्रेशोल्ड की बाद में बात करेंगे, पहले वो खुद का बेनिफिट तो देखेगा, पहले उसने जितना खर्च किया है वो चीज तो कम से कम वो बेनिफिट में लाएगा ना। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के बारे में वो सबसे ज्यादा सोचते हैं जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे, नॉन कॉम्पिटिटिव क्रॉप सच एज अनियन और गार्लिक रिक्वायर्ड अ वीड फ्री पीरियड ऑफ। भाई कितने पीरियड का चाहिए? तो इनको 3 या 3 मंथ से ज्यादा का जो वीड फ्री पीरियड चाहिए होता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे, कॉम्पिटिटिव क्रॉप सच एज कॉर्न एंड सोयाबीन रिक्वायर्ड वीड फ्री पीरियड ऑफ। अब भाई वो नॉन कॉम्पिटिटिव थे, ठीक है, तो उनको 3 से ज्यादा मंथ चाहिए थे, 3 या फिर 3 मंथ से ज्यादा। अब ये क्या, ये कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स हैं, कॉर्न एंड सोया, इनको कितना चाहिए? तो इनको
3 to 4 वीक्स का चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? वीट एंड बाजरा हैव क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीडिंग कंपटीशन। अब इनका कितना होता है? इनका होता है 30 to 45 डेज का होता है, ठीक है, यानी 1 से 1.5 महीने का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे। परसेंट रिडक्शन इन ग्रेन यील्ड ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस ड्यू टू वीट इज। अब ये कितना है भाई परसेंट रिडक्शन? तो ये 15 से 45% तक का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर राइस के अंदर वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे। शुगर कैन टेक्स अबाउट हाउ मच टाइम टू कंप्लीट इट्स जर्मिनेशन फेज। अब भाई कितना टाइम लगता है जर्मिनेशन फेज को कंप्लीट करने के लिए शुगर कैन में? तो ये लगता है आपका 1 मंथ का, ओके, यानी 30 डेज का, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। फैक्टर्स अफेक्टिंग वीड क्रॉपिंग इंटरफेसेस आर। भाई कौन से हो सकते हैं इंटरफेस वीड क्रॉप को अफेक्ट करने वाले? तो इनका पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है, सॉइल और एनवायरमेंट का जो क्लाइमेट है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। साथ साथ में जो प्लांट की स्पीशी है जिसके साथ में वो ग्रो कर रहे हैं वो चीज भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे। डीप जर्मिनेशन वीड सीड्स आर एट डेप्थ ऑफ। अब भाई डीप जर्मिनेटेड वीड्स है तो ये कितने डेप्थ तक जा सकते हैं? तो ये आपके 15 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। शैलो जर्मिनेटिंग सीड्स आर एट डेप्थ। अब भाई ये शैलो है, ठीक है, ये कौन से थे? डीप वाले। तो डीप वाले 15 सेंटीमीटर से जा सकते हैं। शैलो यानी जो थोड़े मतलब ऐसे हल्के फुल्के से, ऐसा बोलते हैं ना शैलो वाटर है या फिर डीप वाटर है। तो शैलो वाटर कितना? सिर्फ 5 सेंटीमीटर का, ओके, यानी डीप वाले तो जाएंगे यहां तक और शैलो वाले सिर्फ यहीं तक ही रह जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो जो चीज समझ में नहीं आया ना उसका कोई फ्लो चार्ट बना लिया करो या फिर डायग्राम बना लिया करो, तो उससे क्या होगा ना वो आपकी इमेज में बैठ जाती है वो चीज, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको वो सिकल वाला वो बताया था, तो आप उस चांस को ना कभी नहीं भूलोगे, ऐसा डायग्राम अगर आप बना के याद रखोगे तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 91 पे। सरफेस जर्मिनेटिंग सीड्स आर एट डेप्थ। अब सरफेस वाले ही हैं भाई ये तो और भी छोटे हो गए इनसे भी, तो ये तो 1 सेंटीमीटर के रह जाएंगे, यानी ये तो बस यहीं पे ही रह जाएंगे। चलो ये एटलीस्ट ये यहाँ तक तो पहुंच रहे थे, ये वाले तो यहीं पर ही रह गए, सरफेस पे ही रह गए, इससे नीचे तो गए नहीं ये लोग, ठीक है ना। देखो अब इन 3 ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 ये भी पता चलिए कि भाई कितने टाइप ऑफ जर्मिनेटिंग वीड्स होते हैं। 3 टाइप के हो गए, सरफेस वाले हो गए, शैलो वाले हो गए, डीप वाले हो गए, ठीक है। 3 के साथ में 3 और क्लियर हो गए आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे। कंजप्टिव यूज ऑफ वीट। अब कंजप्टिव यूज कितना है भाई वीट का? तो वो है हमारा 479 mm का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। परसेंट रिडक्शन इन यील्ड इन केस ऑफ अनियन ड्यू टू वीड इज। अब वीड के अंदर कितना परसेंट रिडक्शन हो जाता है? तो वो हमारा हो जाता है 60 to 70% का रिडक्शन हो जाता है। काफी ह्यूज नंबर है गाइस, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे। प्रोडक्शन प्रैक्टिस दैट इन्फ्लुएंस वीड शिफ्ट आर। तो अब इससे क्या होगा हमारा? इफेक्टिवनेस ऑफ वीड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड ऑफ वीड शिफ्ट ऑकरेंस, ये भी एकदम करेक्ट है। और सी क्या है आपका? इंटरफेसेस एरियाज। तो आपका जो ऑल ऑफ द अबव वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ये सारे प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी वीड शिफ्ट के अंदर इन्फ्लुएंस करती है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। टेस्ट वेट ऑफ फिलोरिस माइनर। गाइस इसको तो ढंग से पढ़ के ही जाना भाई, फिलोरिस माइनस को, तो इसके कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और इस पेपर को ही दोबारा रिवाइज कर लेना, वीडियो को ही 2-3 बार देख लेना, तो आपको सारे आंसर क्लियर हो जाने, ठीक है। इसमें क्या है? इसका टेस्ट वेट कितना होता है? इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम्स का, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। One of 2 flushes of weed are destroyed before planting of crop is called। तो ये गाइस ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेल सीड बेड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड। अब देखो स्ट्रगल है सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के बीच में, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 स्पीशीज हैं जो को एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों का मटेरियल जो है, खाने का सामान जो है वो एक ही है। तो ये दोनों क्या करेगी? अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करेगी, तो इसको क्या हो जाएगा? इनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेस्ट उस चीज को पहले ले लेगा या फिर जो अपनी सिचुएशन में बेस्ट होगा तो वो जीतेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पे। वीड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट फायर इज, भाई कौन सा ऐसा वीड है जो कि फॉरेस्ट फायर कॉज कर देता है? तो ये है आपका लेंटाना। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। एक्टिव टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन इज, अब भाई कौन से होते हैं? तो ये हमारे होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ओके, टॉक्सिक मटेरियल्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। टू कंप्लीट to competent come from the word competer which is, तब ये कौन सा है? तो ये आपका लैटिन वर्ड होता है। ओके, कॉम्पिटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। द पीरियड एट विच मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ वीड कॉम्पिटिशन अकर, भाई कौन से पीरियड में मैक्सिमम ग्रोथ होती है? तो ये आपकी जो क्रिटिकल पीरियड होता है उस वक्त आपकी जो क्रॉप होती है उसके अंदर वीड जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, और उनके बीच में कंपटीशन भी उसी वक्त पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पे। एन इंग्रेडिएंट एडेड टू द फॉर्मुलेशन फॉर एनहांसिंग द एक्शन ऑफ द टॉक्सिसिटी इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? हमारे जो एडजुवेंट्स होते हैं इनको जब हम ऐड करते हैं ना तो ये क्या करते हैं? थोड़ी और उसके एक्शन को इनहांस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इस तरीके से और बढ़ा देते हैं वो उसकी एक्टिविटी को। ठीक है ना, क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, अब कौन से ऐसे होते हैं भाई जो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं? तो जो आपके जो सेफनर्स होते हैं ना ये सारे, अब देखो इसके नाम में क्या है? सेफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देगा, इस वजह से इसका नाम है सेफनर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्रिटिकल पीरियड फॉर द क्रॉप वीड कंपटीशन इन शुगर केन, अब शुगर केन के अंदर कंपटीशन वाला पीरियड होता कितना है क्रिटिकल पीरियड के अंदर? तो ये होता है आपका 30 to 120 डेज का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पे। जनरली वीड्स सीड्स आर अबाउंडेंट इन द डेप्थ ऑफ, अब वीड की जो है कौन सी अबाउंडेंट कौन सी डेप्थ तक रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक, जो हमने अभी पढ़े थे। सरफेस वाले पढ़े थे, शैलो वाले पढ़े थे और डीप वाले पढ़े थे। तो ये क्या है? ये सारे आपके किस में आएंगे? सरफेस वाले वीड के अंदर आएंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 पे। विच हर्बिसाइड ग्रुप इनहिबिटर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, अब भाई कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है उनका उसी को ही इनहिबिट कर देते हैं? तो जो आपके ट्राइजाइन्स होते हैं ना ये सारे आपके फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है उसी को ही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इनहिबिट कर देते हैं, यानी रोक लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107। विच हर्बिसाइड ग्रुप इनहिबिट द लिपिड सिंथेसिस, अब भाई ऐसे कौन से होते हैं जो लिपिड सिंथेसिस को रोक देते हैं? तो ये होते हैं आपके साइक्लोहेक्सेडायोन्स जो होते हैं ना ये आपके लिपिड सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड, अब भाई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड कौन सा है? तो जो आपकी ये है फ्लूक्लोरिन है, तो ये जो है ये आपका प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 109। विच हर्बिसाइड इज सिस्टमिक एंड ट्रांसलोकेटेड टाइप, तो कौन सा होता है? तो ये आपके होते हैं ग्लाइकोफोसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 1010। विच हर्बिसाइड इज यूज्ड इन एक्वेटिक वीड कंट्रोल, तो कौन सा काम में लिया जाता है? ये आपके है एक्रोलाइंस जो हैं ये आपके एक्वेटिक वीड कंट्रोल के अंदर आते हैं, यानी जो पानी वाले जो होते हैं ना एक्वेटिक वीड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 111। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ MCPA, अब भाई इसका क्या है नाम? तो इसका सही नाम जो है वो क्या है? 4-chloro-2-methyl phenyloxy एसिड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ डाइकैम्बा, अब इसका क्या केमिकल नेम है? तो इसका केमिकल नेम है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic एसिड। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 113। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड हर्बिसाइड्स, अब इनका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है? तो इनका होता है अमीनो एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जैसे काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी फैमिलीज है हर्बिसाइड्स की। ठीक है, और उस हर फैमिली का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर यहाँ पे हमारे 2-3 पढ़े थे,
ये वाले पढ़े थे जैसे, है ना, जैसे हमारा ये वाला जो था ये लिपिड सिंथेसिस को रोक रहा था, ये हमने पढ़ा था कि हमारा फोटोसिंथेसिस की यूजेस को रोक रहा था, ठीक है। और अभी हमने ये वाला नीचे ये वाला पढ़ा है ना, ये वाला पढ़ा है। तो ये क्या कर रहा है, ये अमाइनो एसिड के सिंथेसिस को रोक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी फैमिलीज और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। और उनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 114 पे, विच हर्बिसाइड इज अमाइनो एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, सॉरी। तो इसमें क्या था, यहाँ पे तो आपने पूरी फैमिली का पूछा था उन्होंने, है ना, सल्फोनामाइड्स का। तो ये भी क्या कर रहा था, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था। अब यहाँ पर आपको नाम दिए हुए, तो उसमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा अमाइनो एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये एक तरीके के एग्जाम्पल्स हो गए इस फैमिली के, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपका ग्लाइकोफोसेट जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, अमाइनो एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला हर्बिसाइड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइक्लोफोप। इसका क्या होता है, तो ये एक तरीके से लिपिड इनहिबिशन करता है। तो ये का ऊपर वाली जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करी था उसी का एग्जांपल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाई नाइट्रो एनिलाइंस, इसका क्या होगा, एलिलाइंस का। तो इसका क्या होगा, ये रूट के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन इज रूट ग्रोथ इनहिबिशन। अब देखो यहाँ पे ये तो ये दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने नाम पूछ किया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, और एलाकेलॉर्ड्स जो है इनका काम भी रूट ग्रोथ को इनहिबिट करने का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ थियोकार्बोनेट्स। तो इनका इसका क्या काम होता है, ये एक तरीके के शूट इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, यानी ये ऊपर से बढ़ने नहीं देते, ठीक है। ये वाले जो थे ये रूट इनहिबिटर्स थे, ये रूट नहीं बढ़ने देते और ये शूट नहीं बढ़ने देते, ठीक है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंट्राइजिन। तो इसका क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच हर्बिसाइड नॉट बिलोंग टू द ट्राइएजाइन ग्रुप। कौन सा इनके बिलोंग नहीं करता, तो ये जो है ये हमारा पेंटाजोन जो है ये हमारी ट्राइएजाइन फैमिली से रिलेट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोप्यूट्रॉन इज। तो अब ये क्या है, ये भी एक तरीके का फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, विच हर्बिसाइड इज फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर। तो अब ये जो है ये भी एग्जांपल इसी का हो गया फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर का, ब्रोमोसिल जो है वो भी, ठीक है। एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस एक दूसरे से इतने इंटर रिलेटेड है कि अगर आप नोट्स बनाने लगे तो आपकी ये एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123, विच हर्बिसाइड ग्रुप इज फोटो। अब देखो फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर से ही कम से कम हमने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट्स पता चल गए कि कौन कौन फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब अच्छे से एक बार कॉपी में नोट करना, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन जैसे हमने कम से कम 4-5 किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हमने कम से कम ये फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर के ही कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन किए और सब में अलग अलग एग्जाम्पल है। तो आप वो याद करोगे ना, तो उसी से ही आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो सही हो जाने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, इसमें भी फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर पूछा है। तो आपके जो नाइट्राइल्स होते हैं ना, ये भी आपके फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर के जैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैरा एक्विंट। पैरा एक्विंट का कैसा होता है, तो ये एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब करने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन इज पिगमेंट इनहिबिशन। अब ये कोई नया है कि भाई ये पिगमेंट इनहिबिशन करता है, तो इसमें कौन सा आएगा, नाम पढ़ो, क्लोरोमेजोन, ठीक है। अब क्लोरो एक तरीके का क्या होता है, कलर से रिलेटेड हम लोग जब भी बोलते हैं तो क्लोरो होता है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो एक तरीके का इससे देखोगे तो इससे पता चल जाएगा, यानी क्लोरोमेजोन जो है वो एक तरीके का पिगमेंट इनहिबिटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126, राउंड अप इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। अब राउंड अप जो है वो कौन से ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो हुए थे आपके 1971 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अप्लाइड हर्बिसाइड इनसाइड द प्लांट इज कॉल्ड। अब भाई उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ही बदल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म,
ओके, यानी वो जब प्लांट के अंदर गया वो कुछ मेटाबोलाइज हुआ, तब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बदल गया। जैसे एक तरीके से बात करी जाए कि हमने कुछ खाया तो वो बॉडी में गया, मेटाबोलाइज हुआ, तो वो जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था तो वो टूट के सिंपलर फॉर्म में आ गया, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बदल गया। ओके, तो ये एक तरीके से मेटाबोलाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128, विच इज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। अब पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कौन सा है, तो ये है आपका प्रोपेनाइल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, विच हर्बिसाइड इज प्री प्लांट अप्लाइड हर्बिसाइड। तो कौन सा होगा, ये होगा आपका डेलापॉन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विच इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो कौन सा होता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, कौन सा है, ये है आपका ग्लाइकोफोसेट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 131, ट्रेड नेम ऑफ नाइट्रोफैन। अब भाई ट्रेड नेम किस नाम से बिकता है ये सबसे ज्यादा, तो ये बिकता है आपके टोके E25 के नाम से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 132, विच हर्बिसाइड बिलोंग टू द पायरिडीन ग्रुप। अब कौन सा बिलोंग करता है, तो ये आपका पीको कलराम जो है वो आपका पायरिडीन ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 133, मेटासल्फोन हर्बिसाइड बिलोंग टू विच ग्रुप। अब ये इसका क्या नाम है, मेटासल्फोन। सल्फोन यानी कहीं पे सल्फोन आ रहा है। अब आप सारे एग्जांपल्स अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है, सल्फोन्यूरेज, पायरिडीन्स, बेंजोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक। तो अब यहाँ पे पहले ही सल्फोन आ रहा है, तो गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियस है, अगर सल्फोन आ रहा है तो सल्फोन वाले ग्रुप से रिलेट करेगा। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, सल्फोन्यूरेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 134, ट्राइलाइट हर्बिसाइड्स, ट्राइएलेट। ठीक है, हर्बिसाइड्स बिलोंग टू विच ग्रुप। अब ये भाई ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके थियो कार्बोमेट्स जो ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 135, पैरा एक्विंट हर्बिसाइड जो है वो कौन से ग्रुप का है, तो वो ये जो ग्रुप है ये आपका कौन सा होता है, बायपेरिडाइलियम जो ग्रुप है उससे पैरा एक्विंट जो है वो रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 136, which of the plant will show more susceptibility to herbicide application। तो कौन से प्लांट जो स्ट्रेस्ड होंगे ना प्लांट, वो ज्यादा शो करेंगे आपकी हर्बिसाइड की एक्टिविटी को। ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे परेशान है, तो वो यही सोचेंगे कि कैसे ना कैसे परेशानी खत्म हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, द वेदर कंडीशन इज ऑप्टिमम फॉर द हर्बिसाइडल वीट कंट्रोल। अब भाई जब कंट्रोल करना है तो कैसा वेदर होना चाहिए, तो उस वक्त पे वार्म टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, द टाइप ऑफ सॉइल विच रिक्वायर हायर डोज ऑफ हर्बिसाइड टू बी इफेक्टिव। अब भाई कौन सी सॉइल्स होती है, तो आपकी जो हिस्टोसोल्स होते हैं ना, वो ऐसी सॉइल्स होते हैं जिनके अंदर जो हायर डोज देना पड़ता है हर्बिसाइड्स का। ठीक है, ताकि उस सॉइल के अंदर वो इफेक्टिव हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 139, द आइडियल टेम्परेचर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड। तो कितने टेम्परेचर पे रहना चाहिए आइडियल, तो वो होते हैं आपके 18 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140, वॉलेटाइजेशन लॉसेस आर मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ऑब्वियस है भाई, वॉलेटाइल हो रहे हैं यानी उड़ रहे हैं वो। ठीक है, यानी जो चीज उड़ जाती है, तो वही उड़ते कौन से कंडीशन के अंदर, जहां पे बहुत ही ज्यादा वार्म कंडीशन यानी जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तभी तो आपके सरफेस पे चीजें वॉलेटाइल होगी ना, उड़ेगी तभी तो वार्म कंडीशन जब ऐसी होती है वहां पे आपके वॉलेटाइजेशन वाले जो लॉसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 141, highly soluble herbicides like 2,4-D salt, Delapons and TCA have to be avoided in which of the following soil type। अब भाई किसमें इनको कम से कम यूज करना है या फिर अवॉइड करना है, कौन सी सॉइल्स के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी जो सैंडी सॉइल्स होती है उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 142, herbicides prone to photo decomposition such as triflurans या फिर mononeuron, क्लोरोरैम्बेन और पीसीए शुड बी अप्लाइड इन। अब इनको कब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये फोटो डिकम्पोजिशन वाले हैं ना, तो ये जो है इवनिंग के अंदर टाइम में लगाने चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 पे, द ग्रेटेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग द हर्बिसाइड एब्जॉर्प्शन। अब भाई इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है हर्बिसाइड एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका SOM। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 144, विच टाइप ऑफ क्ले विल एब्जॉर्ब मोर हर्बिसाइड। तो भाई कौन से टाइप की क्ले होती है, तो जो आपके एब्जॉर्प्शन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है क्ले, वो होती है आपकी
मोंटो मोरेटाइन जो क्ले होती है वो, ठीक है, मोरलेनाइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145, ये वही क्ले आ गई है वापस से। मोंटो मोरलेनाइट क्ले एब्जॉर्ब मोर हर्बिसाइड एज कंपेयर टू द अदर क्लेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लैक्टिक्स होते हैं वो एक्सपेंडिंग होते हैं, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, और इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज साइड्स होती हैं वो ज्यादा होती है। इस वजह से ये क्ले जो है ये हर्बिसाइड्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स आ गए आपके कि ये भाई ये क्ले जो है वो क्यों ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146, हर्बिसाइड्स आर मोर टाइटली बाउंड टू द सॉइल अंडर विच ऑफ द कंडीशन। कौन सी कंडीशन में ज्यादा बाउंड करेंगे? जहां पे कंडीशन ड्राई होगी, ठीक है, तो वहां पे ये लोग सॉइल के साथ में ज्यादा अच्छा सा टाइटली बाउंड कर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 147, हर्बिसाइड्स आर लेस इफेक्टिव ऑन वीड्स अंडर विच ऑफ द सॉइल कंडीशन। अब भाई लेस इफेक्टिव कौन से में रहेंगे? वो भी ड्राई के अंदर ही लेस इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो सॉइल के साथ में ज्यादा अटैच हो जाएंगे उस वक्त पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड विल बी टाइटली बाउंड टू द सॉइल। अब भाई कौन सा हर्बिसाइड है? तो ये होते हैं आपके जो पैरा एक्विंट KOC ml पर ग्राम 1 लाख। तो ये जो है ये आपके हर्बिसाइड जो है सॉइल के साथ में ज्यादा टाइट बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149, हर्बिसाइड्स लीचिंग इज प्रोमिनेंट इन। अब भाई लीचिंग किसके अंदर सबसे इजी है? तो ये आपके जो सैंडी सॉइल्स होते हैं ना उनके अंदर हर्बिसाइड जो है वो लीच हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, पेस्टिसाइड लीचिंग पोटेंशियल दैट इज PLP इज बेस्ड ऑन। अब ये किस पे बेस्ड होते हैं? तो ये आपके वाटर सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, साथ साथ में इनकी जो एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है उस पे भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। आई होप ये 150 क्वेश्चंस आज के मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन में इतने ही क्वेश्चन आप लोग दिमाग में समझ पाओगे। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मेमोराइज करना, ठीक है। जो भी बच्चे CCL की तैयारी कर रहे हैं प्लीज वीडियोस को कंप्लीट देखना और 2 बार 3 बार चाहे रिपीट पे लगा के देख लेना, ठीक है, ताकि एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एनालाइज कर पाओ, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है ना। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे। गाइज अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग वो डाउट को क्लियर कर सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम लोग आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर CCL से रिलेटेड या फिर और दूसरे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ओके। तो ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जाम्स के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। हम लोग उन डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलो, और बने रहो चैनल के साथ में, क्योंकि इस ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो जल्दी ही आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगी, ठीक है। उसमें हम लोग और थोड़े अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ओके ओके। थैंक यू, और बस बने रहो चैनल के साथ में, ओके।